development aid payments to the Palestinian territories. नमस्कार दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। वक्त था 7 अक्टूबर सुबह के 6:30 बजे, जब पूरा इजराइल सो रहा था। तभी अचानक से हजारों की संख्या में रॉकेट्स इजराइल के शहरों पर बरसने लगते हैं। रॉकेट हमास की तरफ से दागे गए थे। हमास ने दावा किया है कि रॉकेटों की संख्या 5000 से ज़्यादा थी, लेकिन इजराइल का कहना है कि रॉकेट्स केवल 2000 थे। किसी भी देश को हवाई हमले से बचने के लिए उस देश में एयर डिफेंस सिस्टम होता है। दोस्तों, इजराइल के पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत ही आधुनिक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है। इसका नाम है एयर डोम सिस्टम। ये सिस्टम भी फेल रहा क्योंकि रॉकेटों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि ये सिस्टम भी फेल रहा। हमास ने इतना खूनी आतंक जो मचाया है, इसके पीछे का कारण क्या है और ये हमास है क्या, और ये ऐसा क्यों कर रहा है कि इतने साथ हमला कर रहा है, बार बार इजराइल से युद्ध कर रहा है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो आइए समझते हैं कि हमास क्या है। हमास का पूरा नाम हरकत अल मुक़ावमा इस्लामिया है। ये एक फ़िलिस्तीनी लड़ाकों का एक गिरोह है। ये फ़िलिस्तीन में रहने वाले सुन्नी लड़ाकों को एक ग्रुप है जो कि फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा है। हमास का मकसद इजराइल से उन इलाकों को छुड़वाना है जो सालों पहले इजराइल ने फ़िलिस्तीन पर कब्जा करके, जंग जीत करके कब्जा कर लिए। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमास है क्या, ये राजनीतिक पार्टी है या कोई आतंकवादी संगठन है या कोई संस्था है। तो ये तीनों है। ये राजनीतिक पार्टी भी है, ये सामाजिक संस्था भी है, ये आतंकवादी संगठन भी है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए जानते हैं। हमास को मैं राजनीतिक संगठन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गाजा स्ट्रिप पर 2 मिलियन से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों पर शासन करता है। और आतंकवादी संगठन इसलिए है क्योंकि अमेरिका और वाकई ब्रिटेन जैसे कई देशों ने, दर्जनों देशों ने इसको आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अमेरिका ने इस पर बहुत सारे प्रतिबंध भी लगाए हुए हैं। अब चलिए जानते हैं कि हमास की हिस्ट्री क्या है, इसको शुरू किसने किया था। हमास की शुरुआत, जो स्थापना थी, वो की थी शेख अहमद यासीन ने। ये एक इस्लामिक उपदेश दिया करते थे और इन्होंने गाजा व वेस्ट बैंक में कई उपदेश दिए, इस्लामिक उपदेश दिए हैं। 1960 के दशक में शेख अहमद यासीन ने गाजा और वेस्ट बैंक में इस्लाम से जुड़े कई धार्मिक कार्य किए। लेकिन क्या हुआ, 1967 में इजराइल ने जंग करके फिलिस्तीन के साथ गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया, तो इसके खिलाफ वो विरोध करने लगे। अब देखिए, जब इजराइल ने वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप पर कब्जा कर लिया था, शेख अहमद यासीन के रहते, तो वो इसका पहले से कड़ा विरोध कर रहे थे। तो 1987 में 1987 में इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड की स्थापना की थी, जो कि अब हमास के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब जानते हैं कि इजराइल हमास का इतना कड़ा विरोधी क्यों है। देखिए, हमास ने बात है 1988 की, जब हमास ने अपना पहला चार्टर पब्लिश किया था, तो उस चार्टर में हमास ने पब्लिश किया था कि इजराइल का विनाश करेंगे और जो अपने हिस्से हैं, जो अपने देश के हिस्से हैं जिन पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है, उनको छुड़ाएंगे और एक इस्लामिक समाज की स्थापना करें। हमास इजराइल का इसलिए भी दुश्मन है क्योंकि उस चार्टर में इसने कहा था कि जो मौजूदा इस्राइल की ज़मीन है, जितनी भी ज़मीन है, वो इस्लामिक लैंड है और वो इसकी स्थापना करके रहेंगे। इसी वजह से इजरायली सेना ने यासीन अहमद की 2004 में हत्या कर दी। अब आइए समझते हैं कि हमास जो एक आतंकी संगठन आज के समय बन चुका है, जिसने लाखों लोगों का खून बहाया है, तो इसका नेतृत्व कौन करता है और इसमें जो लोग काम करते हैं वो रहते कहाँ हैं, इसके नेता कहाँ रहते हैं, वो करते क्या हैं, वो फंडिंग कहाँ से आती है, आइए आगे इस वीडियो में समझते हैं। तो इन नेताओं में जो पहले नंबर पर नाम आता है, उसका नाम है इस्माइल हनीये। ये हमास का राजनीतिक प्रमुख है, मतलब सारी की सारी राजनीतिक जिम्मेदारी इसके पास है। कई खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह इस्माइल हनीये जो है, ये कतर की राजधानी दोहा में रहता है और वहीं से हमास के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि अपने गाजा स्ट्रिप में मिस्र ने इसके आने जाने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो इस लिस्ट में जो दूसरे नेता का नाम आता है, उसका नाम है याह्या सिनवार। ये क्या है, ये दिन प्रतिदिन मामलों की जानकारी रखता है। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक होगा। इसे 2 इजरायली सैनिकों की हत्या और अपहरण की साजिश में इसे 22 साल की जेल भी हो चुकी है इजराइल की जेल में।
और 2011 में जब इजराइल के एक सैनिक को हमास ने अपहरण कर लिया था, तब उसने ये डिमांड रखी थी कि उसके 1000 जो लोग हैं उनको छोड़ा जाएगा, तभी हम इस सैनिक को वापस करेंगे। तो इसलिए जब उन 1000 लोगों को छोड़ा गया था, उसमें से ये भी एक था, याह्या सिनवार। लिस्ट में जो तीसरे नंबर पर नाम आता है उनका नाम है मारवान ईसा एंड मोहम्मद दीफ। ये लोग क्या करते हैं, ये हमास की सैन्य शाखा की जिम्मेदारी संभालते हैं, जो कि मतलब कि बहुत ही पावरफुल चीज़ है। मतलब ये लोग पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं सैन्य शाखा का। हमास की जो सैन्य शाखा है, इजाद दिन अल कसम ब्रिगेड, इसकी जिम्मेदारी ये दोनों संभालते हैं। लिस्ट में अब आगे बढ़ते हैं तो लिस्ट में चौथे नंबर पर नाम आता है साले अल अरोरी का। इन्होंने 2021 के चुनाव में वेस्ट बैंक का नेतृत्व। इसमें जो 5वें नंबर पर नाम आता है उसका नाम है मेसाल कट एंड सलेमा कटवी। ये लोग क्या करते हैं, इसमें जो मेसाल है ये प्रवासी कार्यालय का नेतृत्व करता है, और जो सलेमा कटवी है ये जो मतलब हमास ने जो कैदी रखता है, जो कैदी बना लेता है विदेशी लोगों को या कोई इजराइल के सैनिक को, तो उसकी ये देख रेख करता है, उस शाखा का प्रमुख है। मतलब अब आप लोग ये सोच रहे होंगे तो ठीक है कि इसमें क्या हो गया, ये लोग एक तरीके का संगठन बनाए हुए हैं, तो इसको मतलब इतना पैसा कहाँ से मिलता है हथियार के लिए, सैन्य शक्तियों के लिए, और टैंक्स और रॉकेट्स, मिसाइल्स, एंटी मिसाइल्स, एंटी एयर मिसाइल्स, तो इन सब के लिए पैसा कहाँ से आती है। तो आइए समझते हैं कि हमास को सैन्य और आर्थिक मदद कहाँ से मिलती है। देखिए, जब से अमेरिका ने हमास पर प्रतिबंध लगाया है और इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तब से इस पर बहुत सारी प्रोविजंस लगा दी गई। इसे ज़्यादातर कोई देश ट्रेड नहीं करता है और इसकी ज़्यादा कोई मदद भी नहीं करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इसकी चोरी छुपे मदद करते हैं। मौजूदा रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो ईरान हमास का सबसे बड़ा मददगार है। ये इसको सैन्य, आर्थिक और प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग भी इवन हमास के लड़ाकों को देता है। तो ईरान जो है हमास का सबसे बड़ा मददगार है। कई रिपोर्ट्स में ये तक दावा किया गया है कि जो ईरान है वो 100 मिलियन की डॉलर की मदद हमास को करता है, हमास को और पीआईजे को। पीआईजे क्या है? पीआईजे क्या है? फलस्तीन इस्लामिक। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गाजा स्ट्रिप क्या है और ये वेस्ट बैंक क्या है, क्योंकि इन शब्दों का मैंने इस्तेमाल बहुत बार किया है वीडियो में। तो आइए समझते हैं कि गाजा पट्टी क्या है और वेस्ट बैंक क्या है। देखिए, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक दोनों फिलिस्तीन के इलाके हैं जो मैंडेटरी, जो फिलिस्तीन के हिस्सा थे। 67 में हुई जंग के 6 दिनों की जंग में इसराइल ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया था। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को मिलाकर देखा जाए तो इसमें 5 मिलियन से भी कम लोग रहते हैं। मतलब पूरे इसराइल को अगर देखा जाए तो ये अपने इंडिया से केरला के बराबर है बिल्कुल। गाजा पट्टी मात्र 140 वर्ग जमीन है जिस पर हमास शासन करता है और यहीं से इसराइल पर अटैक करता है। तो आइए बात करते हैं कि अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है दोनों देशों के बीच में। तो अभी इसराइल की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं और फिलिस्तीन की तरफ से भी गाजा पट्टी से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन इसराइल की एयरफोर्स ने गाजा को तहस नहस कर दिया है। बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खूनी संघर्ष चल रहा है, बहुत ही घर गिर चुके हैं, बहुत ही घर बर्बाद हो चुके हैं, बहुत ही लोग मारे जा रहे हैं और इसमें मानवता बहुत शर्मसार हुई है। अब इसमें बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा तो वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ इसराइल को, इसे तो गाजा पट्टी को तो पूरा उड़ा देना चाहिए, पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, इसे दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। और बहुत से लोग आपने देखा होगा कि फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत बढ़िया हुआ, इसराइल को मार देना चाहिए, इसराइल के लोगों को ख़त्म कर देना, पूरा इसराइल बर्बाद हो जाए, पूरे फ़लस्तीन का राज हो। अब ऐसे दोस्तों आप अपने से सोच कर देखिए कि वहाँ पर क्या बीत रही होगी वहाँ के देशवासियों पर, वहाँ के नागरिकों पर, कि पता नहीं कब कौन सा रॉकेट आके उनके घर में घुस जाए और उनकी जान चली जाए। एज एजुकेटेड सिटीजन आप सोच सकते हैं कि किसी भी जगह लड़ाई या जंग या युद्ध होने से कोई सल्यूशन नहीं निकलता है। यहाँ पर लोग मरता कौन है? लोग मरते हैं। और नेता क्या होता है? नेता घर पे बैठता है अपने आराम से, उसे क्या है, उसे खाली भाषण देना है कि इसको ख़त्म कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन इससे होगा क्या? इससे लोग मरेंगे। तो आप जब भी कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट करें या कमेंट करें तो उससे पहले एक बार सोचिए कि अगर आप वहाँ पर होते तो आप क्या सोचते। अगर आपका घर वहाँ पर होता इसराइल में या गाजा पट्टी में, तो आपके घर पे चारों तरफ से खतरे के बादल बन रहा होते, पता नहीं कि ढाकर गिर जाए यहाँ पर, तो ऐसा नहीं होता कि ये देश ख़त्म हो जाए, वो देश ख़त्म हो जाए।
दुनिया को अपने हिसाब से चलने दीजिए। सोशल मीडिया के जरिए ये ना करें, अपने हिसाब से मत चलाइए। सोशल मीडिया के जरिए दुनिया नहीं चलती, दुनिया चलती है इथिक्स से, वैल्यूज से। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।